स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल ज्ञान में। आज हम जिन क्वेश्चंस को डिस्कशन करने वाले हैं इस तरीके से, ये देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा है जो वेव शेप के क्वेश्चंस हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ जो आपकी वेव शेप्स होती हैं, इनमें अगर आपसे पूछा गया हो कि पावर डिसिपेट निकालनी है आपको आपको एवरेज वैल्यू निकालनी है ना। आपके मोस्टली एसएससी जेई में 1 से लेके 2 क्वेश्चंस इस प्रकार के आपको दिख जाएंगे। तो इन वैल्यूज, ये जो आपके क्वेश्चन दिख रहे हैं, ये वीके मेहता का क्वेश्चन है, ये इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपके पास एक बेसिक कंसेप्ट होना चाहिए। वो कंसेप्ट है कि आपकी डिफरेंट टाइप ऑफ वेव शेप्स की आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, या फिर कह लो कि क्या होती हैं आपकी आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यूज क्या होती हैं। तो इसी के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। आपकी डिफरेंट टाइप ऑफ जो वेव शेप्स होती हैं, इन सभी के बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, काफी नॉलेजफुल होने वाली है ये वीडियो आज के। तो इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखिएगा बच्चे। और दूसरी बात, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के टाइम आपका सजेशन हो, है ना, ताकि हम नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव कर सके, तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपको कोई चीज पसंद आई वो भी, अगर आपको कोई चीज डिसलाइक हुई वो भी, आप प्लीज कमेंट करके हमें अप्रिशिएट जरूर कीजिएगा, ठीक है। या फिर आपकी पॉजिटिव फीडबैक जो भी है वो कमेंट में जरूर लिखना बच्चे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ वेव शेप्स के बारे में यहाँ पे बताने लगा हूँ कि अभी तक, अच्छा, इससे पहले हमने 2 वीडियोस बना चुके हैं। हम उसमें हम आरएमएस वैल्यू क्या होती है, एवरेज वैल्यू क्या होती है, बेसिक उसका फंडा, उसकी उसका कंसेप्ट क्या है, इसके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो हमारी वेव है, ये एसी वेव है। ये जो हमारी वेव है, फुल वेव एसी सप्लाई है। आपको पता है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं साइन वेव, ठीक है बच्चे। जैसे कि आपको पता ही है कि इसको हम बोलते हैं बच्चे साइन वेव, बोलते हैं हम इसको, है ना। तो साइन वेव अगर हमारे पास फुल हो, फुल का मतलब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल भी है हमारे पास, और यहाँ पे नेगेटिव हाफ साइकिल भी है। तो इस तरीके की जो हमारी वेव होती है, इसके लिए आपको पता ही है कि आपकी जो आरएमएस वैल्यू होती है, हमें इसके इस वेव में हमें 2 चीजें देखनी है बच्चे। आपको यहाँ पे ये जो दिख जाता है, यहाँ पे ये हर की किसी वेव की जो होती है वो मैक्सिमम वैल्यू होती है, जिसको क्रेस्ट वैल्यू बोलते हैं कि ये कितनी वैल्यू होगी। तो जो भी अगर किसी की वेव की आरएमएस वैल्यू या फिर आपकी उसकी एवरेज वैल्यू, वो इसी से कैलकुलेट होती है। हमें मैक्सिमम वैल्यू पता होनी ही चाहिए, उसके बिना हम कैलकुलेशंस नहीं कर सकते। तो आरएमएस वैल्यू अगर मैं पूछूं, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो इस तरीके की आरएमएस वैल्यू के लिए हमें यहाँ पे बच्चे हमें क्या करना है कि जो आपकी वी आरएमएस होती है, ये वी आरएमएस होती है आपकी, जो भी आपकी मैक्सिमम वैल्यू है उसको अगर हम डिवाइड करें √2 से, ठीक है बच्चे। तो ये आपकी आ जाती है यहाँ पे आरएमएस वैल्यू। अगर आपको इसी वेव की बच्चे एवरेज वैल्यू निकालनी है, एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो उसका जो फार्मूला आता है वो 2Vm डिवाइड बाय पाई होता है। तो इन फार्मूलेस को आपको बच्चे याद कर लेना है। वैसे तो हर किसी वेव का जो फार्मूला होता है ना, उसके लिए हम इंटीग्रेशन लगा के उसका एक बनते हैं, फार्मूले अपनी तरफ से बनते हैं। अब क्योंकि डिप्लोमे वाले स्टूडेंट्स को इंटीग्रेशन नहीं आती, तो सिर्फ 4-5 वेव्स हैं, उसका भी मैं आपको आसान तरीका बता दूंगा। आप वो याद कर लेना, आपको किसी इंटीग्रेशन या डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चे। गेट वाले बच्चों के लिए मैं स्पेशली कह रहा हूँ कि उनको तो ये सीखनी पड़ेगी। कई बार गेट में जो एग्जाम आते हैं वो अपनी तरफ से कोई वेव पूछ लेता है। वैसे तो इस वीडियो में मैंने गेट के क्वेश्चंस भी लिए हैं, अगर आप ये याद कर लोगे तो आपके गेट के क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। देखो, ये देखो बच्चे, दूसरी तरह ये आपको ये पता चल गया कि ये फुल वेव है, ऐसी सप्लाई है ये। अब देखो, ये अगर वेव, मैं इस वेव की बात करूं, देखो बच्चे, इस वेव में है तो ये फुल वेव ही है, ये देखो, है तो ये साइन वेव। बट इसने क्या है, जो आपका जो नेगेटिव साइकिल था ना नीचे, यहाँ पे जो आपका नेगेटिव साइकिल था, ये नीचे होने की बजाय ये ऊपर है आपका। अच्छा, कोई भी साइकिल यहाँ पे, ये वाला जो हाफ साइकिल है ये भी आपका फुल है ना, पूरे का पूरा बना हुआ है, ये भी पूरे का पूरा बना हुआ है। तो बस फर्क सिर्फ इतना है कि आपका क्या, ये डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है ये बच्चे, अल्टरनेट तो हो, देखो ये जो है आपकी मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड तो इसका इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, बट इसकी जो वैल्यू है आपकी, मैक्सिमम वैल्यू भी अचीव हो रही है हर साइकिल में। बट ये अल्टरनेट नहीं कर रहा, अल्टरनेट मीन अपनी जो डायरेक्शन है उसको चेंज नहीं कर रहा। इट मीन अगर डायरेक्शन नहीं चेंज कर रहा तो एक तरफ से हम इसको डीसी बोल सकते हैं, ये प्योर डीसी तो है नहीं, ये पल्सेटिंग डीसी इसको बोल सकते हैं। तो देखने में ये बिल्कुल साइन वेव है, ये सिर्फ ऊपर है।
तो बच्चे इस तरीके के क्वेश्चन के लिए हमें इसको भी साइन वेव ही मान लेना है। अगर मैं इसकी आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूं यहाँ पे, तो उसकी आरएमएस वैल्यू सेम होगी जो हमारी ऊपर थी, वीएम डिवाइड बाय √2। आपको ये लिख लेना है बच्चे आरएमएस वैल्यू इसकी, ठीक है। दूसरी आपको एवरेज वैल्यू है, जो एवरेज वैल्यू बच्चे वो भी वही होगी 2 वीएम डिवाइड बाय पाई। क्लियर हुई मेरी बात? तो आपको मैं यही समझा रहा हूं कि इस वेव में और इस वेव में कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू की बात करें, अगर हम इसके फ्लो होने, करंट के फ्लो होने की नेचर के बारे में बात करें, तो ये जो वेव है आपकी, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, ये हर साइकिल, हाफ साइकिल बाद अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगी। ये क्या कर रही है, आपकी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही है, आपकी सिर्फ और सिर्फ क्या कर रही है, इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है। ऐसी वेव शेप्स आपको फुल वेव जो रेक्टिफायर होता है वहां पे देखने के लिए मिल जाएंगी जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे। बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे उसने कोई भी फिल्टर नहीं लगाया, क्योंकि जब फिल्टर लगा देते हैं, फिल्टर लगाने के बाद जो हमारी वेव होती है बच्चे, वो कुछ इस तरीके से बन जाती है, वो इस तरीके से बन जाती है, वो इस तरीके से बन जाती है, क्योंकि कैपेसिटर लग जाता है, वो चार्जिंग डिस्चार्जिंग के टाइम आपका जो करंट है उसको कांस्टेंट बना के रखता है, ठीक है। तो इसको आपको बिल्कुल सेम कंसीडर करना है, वही दोनों फार्मूले हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। अब तीसरी, ये इस वेव को देखो बच्चे, ये जो वेव है आपकी, ये है पल्सेटिंग, बट ये हाफ वेव है, चाहे इसको साइन वेव हाफ वेव कह लो, ठीक है। ये हाफ वेव है, हाफ वेव जो रेक्टिफायर होता है उसकी आउटपुट होती है जी। अगर आपको इस तरीके की वेव शेप आपको दे दे, तब आपका क्या होगा, देखो बच्चे, अगर मैं यहाँ पे लिखूं आरएमएस वैल्यू, अगर हम पहले लिखें कि आरएमएस वैल्यू इसकी क्या होगी, तो वो देखो वैसे क्या थी बच्चे हमारी, हम कंसीडर करते रहेंगे जो इसकी मेन थी ना, जो फुल वेव थी, उससे कंसीडर करते हैं, उसकी थी बच्चे वीएम डिवाइड बाय √2। तो ये इसकी और भी आसान है, क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको मैंने हटा देना है, ये रूट निकालना मुश्किल होता है ना, इसको हटा देना, इट मींस मेरी क्या है यहाँ पे, वीएम डिवाइड बाय 2। क्लियर हुई बच्चे बात मेरी? तो आपको सिर्फ डिवाइड करना है 2 से, तो आपको इस यहाँ पे आरएमएस वैल्यू आपकी मिल जाएगी, ओके। और अगर मैं इसकी एवरेज वैल्यू की बात करूं बच्चे, इसकी जो एवरेज वैल्यू होती है वो होती है, वैसे हमारी क्या थी बच्चे, देखो 2 वीएम बटे पाई। अब इन दोनों टर्म में नीचे तो हमें कुछ ना कुछ डिवाइड करना ही पड़ता है ना। तो जो मैंने याद किया है मैं वो बता रहा हूं कि नीचे तो हमें कुछ ना कुछ तो डिवाइड करना ही पड़ेगा। ये जो साथ में लिखा हो इसको मैं यहाँ पे हटा देता हूं, तो ये जो मेरी आ जाएगी वीएम डिवाइड बाय पाई, तो ये जो मेरी वैल्यू आ जाएगी बच्चे, ये एवरेज वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हुई मेरी बात? अब मैं यहाँ पे एक चीज आपको और क्लियर कर दूं बच्चे, कि ये जो आपका होता है फॉर्म फैक्टर, फॉर्म फैक्टर आप क्या बोलते हो, आरएमएस वैल्यू डिवाइड बाय एवरेज वैल्यू, है ना, ये तो आपने लिख ली ना। तो अगर आपको फॉर्म फैक्टर निकालना है, आपका फॉर्म फैक्टर निकालना है, तो आपका वो होता है आरएमएस वैल्यू डिवाइड बाय एवरेज वैल्यू। हमें क्या करना है बच्चे, ऊपर लिखनी है हमें आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू हमारी क्या आई, हमारी बच्चे वीएम बटे डिवाइड बाय 2, और उसके बाद लिखनी है बच्चे एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू हमारी क्या है, वीएम बटे पाई। तो आप 2-3 बार मेरे साथ साथ बोलते रहोगे ना, आपको ये याद हो जाएंगे, आपको कहीं पे लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ये आ जाएगा बच्चे, ये ऊपर चला जाएगा ना, ये तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे, तो बच्चे वीएम से वीएम हमारा कट जाएगा, हमारा जो यहाँ पे आ जाएगा पाई डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। तो पाई की वैल्यू हमारी क्या होती है बच्चे, 3.14, डिवाइड करेंगे बच्चे 2 से, तो हमारी जहाँ पे फॉर्म फैक्टर जो आ गया 1.57 आ गया। तो आपको याद रखना है, जो आपका हाफ वेव होता है, एसी साइकिल जो होता है आपका हाफ वेव, उसका जो फॉर्म फैक्टर होता है वो 1.57 होता है। क्लियर हुई मेरी बात बच्चे? अगर इसी का आपको पीक फैक्टर पूछ लेता, मान लीजिए आपको पीक फैक्टर पूछ लेता, वो आपको अपने आप कैलकुलेट करना है, आपको वो कैलकुलेट करना है। ऊपर लिखते हैं हम बच्चे मैक्सिमम वैल्यू, नीचे लिखते हैं हम वीएम बटे आरएमएस वैल्यू। तो यहां से कैलकुलेट कर लेना है बच्चे आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, इसको याद करते रहना भी साथ साथ, ठीक है। ये नेक्स्ट आ गई बच्चे हमारी स्केयर वेव। तो स्केयर वेव के बारे में देखो, ये जो बच्चे आपकी स्केयर वेव होती है ना, स्केयर वेव में देखो आपकी जो वैल्यू है वो हर वक्त आपकी बच्चे, ये जो इसका मैग्नीट्यूड है, ये आपका हर वक्त आपका पॉजिटिव, ये आपका सेम रह रहा है ना। यहाँ पे भी वही मैग्नीट्यूड है और यहाँ पे भी वही मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड वाइज इसमें कोई भी आपकी जो वेरिएशन है वो नहीं आ रही। तो यही आपने कौन सी वेव में देखा था, कौन सी सप्लाई में आपने ये चीज देखी थी, पे आपकी कोई भी वेरिएशन नहीं आती है। तो वो थी हमारी बच्चे क्या, डीसी सप्लाई। डीसी सप्लाई में भी यही था ना,
तो डीसी सप्लाई में भी यही था ना। डीसी सप्लाई में क्या था कि उसमें भी कोई भी जो आपका मैग्नीट्यूड था उसमें चेंज नहीं आती थी, है ना। तो इसमें भी सेम चीज है। तो इट मीन्स इसकी जो आपकी होगी आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू वो सेम होगी डीसी में। ठीक है। अगर मैं इसकी आरएमएस वैल्यू लिखूं कि वी आरएमएस मेरी क्या होगी, वो वही होगी जो भी आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी बच्चे, कोई चेंज नहीं है इसमें। तो मीन्स इस वेव को हम डीसी सप्लाई भी बोल सकते हैं। आरएमएस वैल्यू डिवाइड बाय वी एवरेज डिवाइड बाय यहाँ पे ये भी आपकी वीएमए रह जाएगी। तो अगर यहाँ पे हम कैलकुलेट करना चाहें बच्चे फॉर्म फैक्टर को, तो फॉर्म फैक्टर ऊपर भी वीएम आ जाएगा, नीचे वीएम आ जाएगा आपका, तो दोनों को कट जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा 1। तो फॉर्म फैक्टर फॉर स्केयर टाइप फुल वेव आपका क्या होता है, आपका 1 होता है बच्चे। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो उसके बाद मान लीजिए अगर ये वाली वेव है, ये वाली वेव, ये अगर ये वाली वेव यहाँ पे ना बन के बचे ये ऊपर बनती तब भी कोई दिक्कत ना होती। अगर स्केयर वेव आपकी यहाँ पे बनी होती बच्चे, यहाँ पे इस तरीके से बनी होती, नीचे ना होती, यहाँ पे बनी होती, नीचे कुछ ना होता। तो अगर इस पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल का आपने पीछे भी देखा था कि वेव फॉर्म पे कोई डिफरेंस नहीं होता, बस डिफरेंस किस चीज का पड़ता है कि आपकी फुल वेव है या आपकी हाफ वेव है, आपकी स्केयर टाइप है या आपकी साइन वेव है, सिर्फ इस चीज का फर्क पड़ता है। देखो ये जो सेकंड डायग्राम है आपके यहाँ पे, ये देखो, ये उसको उठा के जो नेगेटिव साइकिल थी उसको पॉजिटिव में किया हुआ है, ये देखो। तो आपकी यहाँ पे ये जो आपकी इसकी जो नेट बनेगा, ये देखो यहाँ पे भी लाइन जहाँ पे नीचे जीरो हो रही है वहीं पे आपकी मैक्सिमम हो रही है। तो वो इट मीन प्योर जो डीसी मेन होती इसका जो है। ग्राफ बनेगा वो बच्चे इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा। तो स्केयर टाइप का जो ग्राफ होता है वो आपका, तो इसमें भी आपकी आरएमएस वैल्यू जो होगी, आरएमएस आपकी जो वी आरएमएस होगी वो आपकी वीएम के बराबर ही होगी, चाहे वी एवरेज की बात कर ले हम, वो भी आपकी वीएम ही होगी। तो इन दोनों वेव में कोई डिफरेंस नहीं है बच्चे, क्लियर हुई मेरी बात। नेक्स्ट चलते हैं हम, हाफ वेव स्केयर टाइप। अगर आपकी वेव है जो स्केयर है और उसकी जो वेव है वो हाफ वेव बन रही है, फुल वेव नहीं बन रही बच्चे, तो यहाँ पे थोड़ा सा फार्मूला चेंज हो जाएगा। देखो होता क्या है बच्चे, बेसिकली ये ना, ये इफेक्ट होता है कि इतने टाइम तक तो काम किया है ना वेव ने, ठीक है, यहां तक तो काम किया ना वेव ने, यहां तक, यहां से लेके यहां तक, मीन यहां तक करंट आपका जितना भी मैग्नीट्यूड था इसका 2 एम्पेयर 3 एम्पेयर, ये लगातार इस इतने टाइम के लिए लगातार फ्लो होता रहा। उसके बाद ये जो टाइम है, इतने टाइम पीरियड के लिए कोई भी करंट फ्लो नहीं हुआ। तो अगर इस टाइम पीरियड के लिए कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा तो उस टाइम पे जो भी आपका अपरेटस कनेक्टेड होगा उसमें आपकी पावर पैदा नहीं होगी। तो जो टोटल अगर फुल साइकिल में देखें तो कुछ समय के लिए हो रही है हमारी पावर प्रोड्यूस, कुछ समय के लिए नहीं हो रही। तो इट मीन इसका जो इफेक्टिव वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू को हम इफेक्टिव वैल्यू बोलते हैं ना, तो इसका जो इफेक्ट है बच्चे वो कम हो जाएगा। तो पीछे तो वीएम, तो यहाँ पे जो आ जाएगा बच्चे, अगर मैं वी आरएमएस की बात करूं तो वो आ जाएगा वीएम डिवाइड बाय √2 आ जाएगा बच्चे, वीएम डिवाइड बाय √2 आ जाएगा। ये तो होगी आपकी आरएमएस वैल्यू। अगर मैं बात करूं एवरेज वैल्यू की वजह, तो एवरेज वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी वीएम डिवाइड बाय सीधा 2 आ जाएगा, हाफ। एवरेज वैल्यू मोस्टली आपका एरिया निकाला जाता है कि इस पूरे यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको बांट लूं दो, यहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है ना इसका, तो इसमें मैं देखूंगा कि इफेक्ट कितना है, इफेक्ट कितना है, एवरेज निकालने के लिए हम देखते हैं कि इफेक्ट कितना है और टोटल कितना है आपका। यहाँ पे इफेक्ट कितना है बच्चे, ये एक हाफ साइकिल है ना, तो टोटल कितने थे हाफ साइकिल, 2। तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया, 0.5 आ गया ना, डिवाइड बाय 2 ही हुआ ना। तो एवरेज वैल्यू लगभग एरिया होता है कि हमारा टोटल एरिया कितना अवेलेबल है टोटल वेव को, अगर हम देखें तो ये जो आपका है, ये जो आपका हाफ स्केयर वेव है, आपको याद करना है बच्चे, जो आपकी वी आरएमएस वैल्यू होती है, वी आरएमएस आपकी होगी बच्चे डिवाइड बाय √2, ये सेम है आपकी एसी की तरह, जैसे एसी में थी। पर एसी में वो क्या था, वो फुल थी बच्चे, ये भी आपने ध्यान रखना है, एसी में फुल वेव की थी आरएमएस वैल्यू ये। अब यहाँ पे ये हाफ वेव की है, क्योंकि एसी में तो ये पार्ट भी कट जाता था ना, ये पार्ट देखो यहाँ पे, यहाँ तक ये भी तो खाली रहता था ना, बट अब यहाँ पे ये चीज पूरी की पूरी है। तो इट मींस ये आपकी फुल एसी के जितनी ही आरएमएस वैल्यू होती है आपकी हाफ स्केयर वेव की। ओके, और ये तो आपको याद करने की जरूरत नहीं, आपने सिर्फ एरिया निकाल लेना है बच्चे। ओके, तो अगर आपको फॉर्म फैक्टर निकालना है तो आप इस वेव का भी निकाल सकते हो, हाफ वेव का। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट जो हमारी वेव है, ये जो है हमारी ट्रायंगुलर वेव शेप है। तो ट्रायंगुलर है, सबसे पहली बात तो ये फुल है क्योंकि कोई भी साइकिल इसने यहाँ पे नहीं छोड़ा।
ओके। ट्रायंगुलर वेव शेप है। अच्छा, इस ट्रायंगुलर वेव शेप के लिए अगर हम आरएमएस वैल्यू निकालें बच्चे, तो जो हमारी आरएमएस वैल्यू होती है वो होती है वीएम डिवाइड बाय √3। वीएम डिवाइड बाय √3 होती है बच्चे। ओके। अगर हम इसकी एवरेज की बात करें, अगर हम इसकी एवरेज की बात करें तो वो होती है बच्चे वीएम डिवाइड बाय 2। तो वीएम डिवाइड बाय 2। तो ये भी एरिया की बात ही है। देखो, ये देखो एरिया ये कैसे निकला, आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं बच्चे मैं। ये हाफ कैसे निकला, अगर मैं यहाँ पे इस पूरी वेव को ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर लूं बच्चे, देखो ध्यान से देखना भी मेरी बात, ध्यान से सुनना बच्चे मेरी बात। देखो अगर मैं ब्लॉक्स, देखो ये वाला अच्छा, इसको सेम पार्ट में मैं पूरा पूरे का पूरा सेम पार्ट में मैं डिवाइड करने वाला हूं। मैं कलर चेंज कर लेता हूं। इफेक्टिव वैल्यू हमारी क्या है बच्चे, एक ट्रायंगल, एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, दूसरा ये तो नहीं है ना, यहाँ पे तो है ही नहीं वेव, तीसरा और चौथा। तो टोटल हमारे पास जो इफेक्टिव है वो कितने हैं बच्चे, 4। ओके। और दूसरे वाले जो हमारे जो नहीं है, जो यहाँ पे जो वेव काम नहीं कर रही थी, टोटल नीचे हम टोटल लिखते हैं ना, इफेक्टिव है कितना हमारा, इफेक्ट कितना है, और नीचे कितने हैं हमारे, नीचे कितने टोटल कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो टोटल बच्चे हमारे कितने हुए बच्चे, ये 8। अगर हमने 8, तो देखो जहां से हमारा आ गया 1/2। तो यही देखो Vm/2 1/2, यही इसको हम यही कर रहे हैं ना, 1/2 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना इसको। क्लियर हुई बच्चे मेरी बात। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास यही वेव हाफ वेव हो तब हम क्या करेंगे, अगर ये हाफ वेव हो तो इसकी जो आरएमएस वैल्यू होएगी बच्चे, इसकी जो आरएमएस वैल्यू होएगी वो वीएम, जो आरएमएस अगर मैं निकालूं वी आरएमएस, तो वो होएगी बच्चे वीएम डिवाइड बाय, वो √3 थी ना फुल वेव की, जहां पे और भी कम है तो √6 कर दो। ठीक है। जो इसकी एवरेज वैल्यू होगी बच्चे, एवरेज वैल्यू, तो वो आ जाएगी वीएम डिवाइड बाय, अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करके देखें अब क्या आ रहा है, यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं कि टोटल कितने बनेंगे। चलो, टोटल थे 8 है बच्चे, ये टोटल 8 थे ना हमारे, टोटल 8 थे ना, तो इसमें बन कितने रहे हैं बच्चे, 1 और 2। तो अगर हम करें 2 डिवाइड बाय 8, तो ये आ जाएगा 1/4। ठीक है। तो ये आ गया आपका Vm/4। देखो ये निकालने का सही तरीका नहीं है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। सही तरीका निकालने का वो इंटीग्रेशन करके होता है आपका। तो ये आपको जो देसी मेथड में अपना बनाया हुआ बता रहा हूँ आपको, इस तरीके से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आपने पहले खुद अप्लाई करके देख लेना है। ठीक है, हर वेव के खुद अप्लाई करके देख लेना कि किस वेव पे ये अप्लाई होता है, किस पे नहीं होता। आपको साइन वेव के पे ये आरएमएस वैल्यू निकालनी मुश्किल हो जाएगी, उसके उसके लिए आपको रट्टा ही मारना है। अच्छा, लास्ट बच्चे आपकी है ये साटूथ वेव। चाहे आपको बच्चे साटूथ वेव शेप कही हो, चाहे आपको कही है ट्रायंगुलर वेव, चाहे साटूथ वेव चाहे ट्रायंगुलर, वो दोनों एक ही होती हैं, एक ही होती हैं बच्चे, ट्रायंगुलर हो चाहे साटूथ हो। तो साटूथ, इसके लिए भी हम क्या करेंगे बच्चे, हमारी जो ट्रायंगुलर वेव थी वही उसकी, इसी की भी वही आएगी बच्चे जो आरएमएस वैल्यू। तो बताओ जी फुल वेव की कितनी थी, वीएम डिवाइड बाय, हाँ जी, √3। ओके, √3। और इसकी एवरेज वैल्यू क्या थी बच्चे, एवरेज वैल्यू जो हमारी थी वो थी Vm डिवाइड बाय 2। यही थी ना, आप देख लो बच्चे फुल वेव की, ये देखो, ये देखो। क्लियर हुई मेरी बात। अगर अच्छा, अच्छा लास्ट चीज, अगर मान लीजिए यहाँ पे ये फुल वेव ना होता बच्चे, ये हाफ वेव होती, तो हाफ वेव के लिए ये चीज ही आनी थी आपकी। अगर ये 60 इसको 60 क्यों बोलते हैं पता है, इसको 60 क्यों बोलते हैं, इसको 60 होता है आपका, जो आरी होती है आपकी, जो आपका कटर होता है, उसमें ये दांते नहीं लगे होते इस तरीके से, है ना, इस तरीके से, जो काटने के लिए, वुड को काटने के लिए यूज करते हैं। तो उसकी वेव शेप है ये। तो अगर मैं आपको कहूं कि ये वाली जो है ये हाफ होती, हाफ का देखो, हाफ का कैसे होना था, देखो बच्चे, हाफ का आपका ये हाफ वेव है आपकी, 60 हाफ वेव, 60 वेव है ये आपकी, ये वाली। तो इसका किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे बच्चे, इसको कैलकुलेट करने के लिए देखो वही आपका आ जाएगा बच्चे, Vm डिवाइड बाय आपका आ जाएगा रूट, हाँ जी, कितना, 3 तो था हाफ वेव के लिए, फुल वेव के लिए, और हाफ के लिए ये। ठीक है, ये आपकी आ गई बच्चे क्या, वी आरएमएस, आरएमएस वैल्यू है ये आपकी। और एवरेज वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी आपकी, एवरेज वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी बच्चे Vm डिवाइड बाय, हाँ जी, कितना, 4 बच्चे। तो क्लियर हुई मेरी बात। तो चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की जो इसकी इसके बेस पे एमसीक्यूज हैं, हम उसकी तरफ चलते हैं।
देखो बच्चे, सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग डैश वेव इज द पीकेस्ट वेव। तो पीकेस्ट वेव हमारी कौन सी होगी? चलो, सबसे पहले आपकी है साइन वेव, तो मैं यहाँ पे साइन वेव बनाने लगा हूं। ये है आपकी साइन वेव। ओके, दूसरी आपकी स्केयर वेव, ये दूसरी आपकी स्केयर वेव है। तीसरी आपकी रेक्टेंगुलर है, कोई खास फर्क नहीं है, रेक्टेंगुलर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। लास्ट है आपकी ट्रायंगुलर। तो इन वेव में से पीक पीक वैल्यू क्या होती है? वैसे जैसे ये पहाड़ नहीं होते है ना, कोई पहाड़ तो ज्यादा पीकी होता है, कोई पहाड़ जो होते हैं आपके पीक वैल्यू, वहां पे पीक नहीं होता, वहां पे आपकी चढ़ाई नहीं होती, आपकी क्लिफ नहीं होती, आपके इस तरीके से होते हैं। वैसे तो ये वाले, ये भी पहाड़ ही है और ये भी पहाड़ है, तो इन दोनों में से कौन सा पहाड़ ज्यादा तीखा है? पीक वैल्यू किसकी ज्यादा है? इसकी। तो इसी तरीके से इन वेव्स में अगर देखें, तो ये मैं देसी तरीके से आपको बता रहा हूं, आपको याद रखने का तरीका। अगर इन वेव्स में देखें, इसमें कोई पीक बनी हुई है, तो इस तरीके से कोई है ना, नहीं बनी हुई, तो ये तो नहीं आएगी। ये भी नहीं बनी, चलो पहले तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। अब इन दोनों में से ये वेव्स बच गई आपकी, तो इन दोनों में से पीक किसकी दिखाई देती है हमें ज्यादा? ट्रायंगुलर की। चाहे ट्रायंगुलर आ जाए चाहे साटूथ आ जाए, तो आपका आंसर यही आएगा बच्चे। क्लियर हुई बात आपकी? ठीक है, अब नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा है कि पीक फैक्टर ऑफ द साइन वेव इज। पीक फैक्टर पूछा है, आपको पता ही है पीक फैक्टर का फार्मूला क्या होता है बच्चे? पीक फैक्टर का वी मैक्सिमम डिवाइड बाय, नीचे क्या आएगा बच्चे? आरएमएस वैल्यू। ठीक है, तो हमने ऊपर ये क्या लिख ली बच्चे? मैक्सिमम वैल्यू, और ये नीचे हमने आरएमएस वैल्यू लिख ली बच्चे। अब हम इसको करेंगे कैलकुलेट, तो कैलकुलेट करने के टाइम हम हमारा आ जाएगा ये वीएम डिवाइड बाय 1, ऊपर आ जाएगा √2 डिवाइड बाय वीएम। ओके, तो वीएम से वीएम कट जाएगा बच्चे, हमारा क्या आ गया? √2। √2 की वैल्यू हमारी क्या होती है बच्चे? 1.414। तो ये जो आपका सेकंड आंसर है, ये आपका सही है बच्चे। सेकंड आंसर 1.414, ये आपका सही आंसर है बच्चे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखो बच्चे, ब्रेक डाउन वोल्टेज ऑफ एन इंसुलेशन डिपेंड्स अपॉन डैश वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। देखो, ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या होती है? ब्रेक डाउन वोल्टेज होती है आपकी, मान लीजिए आपके पास बच्चे ये वायर है आपकी, ये वायर आपकी कॉपर की वायर है, और इस कॉपर की वायर के ऊपर आपके बच्चे यहाँ पे एक इंसुलेशन चढ़ी हुई है, यहाँ पे इसकी एक इंसुलेशन है। ओके, ये आपकी कॉपर की वायर है और इसके ऊपर एक इंसुलेशन है। क्लियर हुई मेरी बात? इसके बाद अगर मैं इसको सप्लाई दूं यहाँ पे 200 वोल्ट, और मैं यहाँ पे हाथ लगा के देखूं, अगर कोई लीकेज करंट नहीं आ रहा है, इट मींस ये वाला जो इंसुलेटर है, ये प्रॉपर हमें इंसुलेशन प्रोवाइड कर रहा है, ये बाहर लीकेज करंट को जाने नहीं दे रहा। अगर मैं इसी 200 वोल्ट को बच्चे 2000 वोल्ट कर दूं, तब हमारी ये जो होगी, ये जो हमारी इंसुलेशन होगी, ये अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ देगा। किस प्रॉपर्टी को? जो ये अपोज करता है, ये जो लीकेज करंट को फ्लो होने से रोकता है, या कह लो इंसुलेटर है जो आपका, वो खुद की जो इंसुलेशन है वो छोड़ देगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम बच्चे ब्रेक डाउन वोल्टेज, या फिर इंसुलेशन ब्रेकडाउन बोलते हैं। तो ये कहां पे डिपेंड करती है बच्चे? देखो, मान लीजिए आपके पास एक एसी वेव है। अब एसी वेव अगर ये जो वोल्टेज होती है, अगर ये कुछ समय के लिए भी आ गई ना, तब भी ये इंसुलेशन इसकी ब्रेक हो जाएगी। तो देखो, आपकी जो एसी वेव होती है आपकी बच्चे, आरएमएस वैल्यू तो 70% पे आ जाती है, पर ये वेव कुछ समय के लिए इतना करंट ये तो रहता ही है ना बच्चे, ये वोल्टेज वोल्टेज तो रहती ही है ना। यहाँ पे आपको और चीज बता दूं कि ब्रेक डाउन वोल्टेज होती है, ब्रेक डाउन करंट कुछ नहीं होता, क्योंकि इंसुलेशन को जो खराब करता है, इस पॉइंट को आप नोट कर लेना बच्चे, जो हमारी इंसुलेशन को जो दिक्कत देती है अगर कोई चीज है, हमें इंसुलेशन किसके लिए चाहिए होती है बच्चे? वोल्टेज के लिए, या फिर कह लो कि जो वोल्टेज है वो इंसुलेशन को खराब करती है। किसी एक वायर में अगर यहाँ पे 5 एम्पियर करंट था, अगर वो 5 एम्पियर से हम 15 भी कर दें, तो इस वायर में सिर्फ हीट ज्यादा पैदा होगी, इंसुलेशन पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इंसुलेशन की ब्रेकडाउन पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो अलग बात है कि हीट के कारण ये पिघल जाए, बट इसकी ब्रेकडाउन पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर हुई मेरी बात? तो यहाँ पे देखो बच्चे, ये जो आपकी होती है इंसुलेशन स्ट्रेंथ, ये ब्रेकडाउन आपका जो होता है, वो इस पीक वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो याद रखना बच्चे, जिसकी जो पीक वैल्यू होगी, पीक वैल्यू पे डिपेंड करेगी किसी की भी जो इंसुलेशन ब्रेकडाउन होती है। मगर मान लीजिए, मैं यहाँ पे इसकी एग्जांपल देता हूँ। मान लो 230 वोल्ट की एक वेव है, 230 वोल्ट की एक सप्लाई है, उसको एक वायर में से हमें निकालना है, ये जो आपकी वायर है।
तो इस वायर की बच्चे इंसुलेशन जो हमारी स्ट्रेंथ होती है, जो इंसुलेशन ब्रेकडाउन होती है, वो कितनी होनी चाहिए? 230 है? नहीं, 230 तो क्या है, हमारी आरएमएस वैल्यू है, क्योंकि जो हमारी घरों में वोल्टेज आती है वो 230 आरएमएस वैल्यू होती है ना। बट 230 वाली एक बार तो आपकी 330 या 340 पे जाएगी ना यहाँ पे, तो उस टाइम पे तो ब्रेकडाउन हो जाएगा। इट मीन इसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा बच्चे, मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो हमारी 230 मल्टीप्लाई बाय √2, ये वाली हमें इंसुलेशन रेजिस्टेंस चाहिए इस वायर के लिए बच्चे। क्लियर हुई बात आपकी? कोई भी वायर की जो इंसुलेशन होती है, इन्हें नटशेल में आपको बताने लगा हूं कि किसी भी वायर की जो इंसुलेशन स्ट्रेंथ होती है वो बच्चे डिजाइन की जाती है किसके अकॉर्डिंगली? आपकी पीक वैल्यू के अकॉर्डिंगली। चाहे आपको इंसुलेशन रेजिस्टेंस आपकी वायर की पूछ ले, चाहे बच्चे आपसे पूछ ले कि जो जो आपके इंसुलेटर लगे होते हैं, कि आपके जो टावर होते हैं, इन टावर्स में जो आपके ये जो इंसुलेटर लगे होते हैं बच्चे, ये वाले है ना, तो ये जो डिजाइन किए जाते हैं, ये किस पे डिजाइन किए जाते हैं? इसके लिए पीक वैल्यू चाहिए होती है बच्चे हमें। ठीक है, याद रख लोगे आप तो इंसुलेशन। अच्छा, आरएमएस वैल्यू किसके लिए चाहिए होती है बच्चे? किसी भी वायर में हीट कितनी पैदा होगी, कितनी हीट पैदा होगी ये डिपेंड करता है आरएमएस वैल्यू पे। उसकी ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, उसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज कितनी होनी चाहिए, ये डिपेंड करता है बच्चे किस पे? आपकी इंसुलेशन पे, पीक वैल्यू पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। द मेन सप्लाई ऑफ ए हाउस इज 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज। द पोटेंशियल डिफरेंस एक्सपीरियंस्ड बाय अ पर्सन हु हैपेंस टू टच द लाइन। अगर मान लीजिए एक आपके पास यहाँ पे कोई सप्लाई है, किसी यहाँ पे एक मैन है आपका, ठीक है, अगर इसके ये टच में आ गया किसी लाइन में, तो ये आपका पॉजिटिव था, ये आपका नीचे आपका अर्थ हो गया। अगर यहाँ पे ये एक्सपीरियंस करता है किसी एक 230 वोल्ट वाले घर की सप्लाई को, तो वो कितनी वैल्यू एक्सपीरियंस करेगा बच्चे? देखो, यहाँ पे इसको जो करंट लगेगा बच्चे, वो किसके अकॉर्डिंगली लगेगा? जो हाईएस्ट वैल्यू आपकी यहाँ पे जाएगी। आरएमएस, इसमें हीट पैदा होगी तब नहीं इसको करंट लगेगा, कि इसमें हीट पैदा, हीट का कोई दिक्कत नहीं है तो आरएमएस नहीं, 230 तो रहेगी नहीं यहाँ पे। तो इसमें रहेगा कि आपकी जो वेव है, आपकी वेव मैक्सिमम कहां तक जाती है? जब जब इसने हाथ लगाया होगा, ठीक है बच्चे, एक सेकंड में आपके कितनी बार आपकी मैक्सिमम वैल्यू अचीव होती है पता? क्योंकि अगर 50 हर्ट्ज है तो 100 बार अचीव होती है आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो इट मीन एक सेकंड भी अगर हाथ, इसका एक सेकंड छोड़ो, अगर आधा सेकंड भी हाथ लगा रह गया इस सप्लाई को, तो 50 बार आपकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो 50 बार ये वाला पॉइंट टच होगा, इसके इसके क्रॉस ये वाली वोल्टेज, इस आदमी के क्रॉस ये वाली वोल्टेज एक्सपीरियंस होगी आपकी 50 टाइम्स। अगर आधे सेकंड के लिए लगा, अगर एक सेकंड के लिए लगा रहा उसका हाथ, तो 100 बार आपकी ये वाली जो मैक्सिमम वैल्यू इसके क्रॉस अपीयर होगी। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे आ जाएगा इसकी वैल्यू 230 को, वही जैसे इंसुलेशन रेजिस्टेंस होती है 230 को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे √2 से, तो ये मेरे ख्याल से ये आ जाएगा आपका 325 वोल्ट आ जाएगा बच्चे। क्लियर हुई मेरी बात? द फिलामेंट ऑफ वैक्यूम ट्यूब रिक्वायर्स 4 एम्पेयर डीसी टू हीट इट। ठीक है, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी रिक्वायर्ड। देखो बच्चे, इसने कहा कि किसी फिलामेंट को गर्म करने के लिए हमें 0.4 एम्पेयर करंट चाहिए डीसी का। एसी का आरएमएस वैल्यू कितना चाहिए होगा उसी को, उसी वैक्यूम ट्यूब को गर्म करने के लिए? हमें पता है ये जो आपकी आरएमएस वैल्यू होती है, यही तो है आपकी एसी और डीसी, जहां पे हम इसको कंपेयर कर पाते हैं। तो मैं पहले तो आपको आंसर बता देता हूं कि जितनी आपकी डीसी में होगी वही आपकी एसी में भी आपको वही देना पड़ेगा बच्चे। अगर इसने पूछा होता कि अगर डीसी की आरएमएस वैल्यू 0.4 है, एसी की पीक वैल्यू कितनी चाहिए, पीक वैल्यू कितनी चाहिए, पीक वैल्यू, इस आरएमएस की पीक वैल्यू क्या होगी बच्चे? 0.4 मल्टीप्लाई बाय √2। अगर तो उसने पूछी होती पीक वैल्यू कितनी चाहिए ये, क्योंकि इस पीक वैल्यू में काम किसने करना था? सिर्फ इसने। अगर हमसे यहाँ पे आरएमएस वैल्यू पूछी है कि एसी में आरएमएस वैल्यू कितनी चाहिए हीट पैदा करने के लिए, तो हीट के लिए हमारा यही आ जाएगा। क्लियर हुई बच्चे बात? तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा फोर्थ, क्योंकि आपकी एसी की और डीसी की, इन दोनों की जो आरएमएस वैल्यू होती है उसका इफेक्ट बच्चे सेम होता है आपका हीट पैदा करने के लिए। ओके, ठीक है। नेक्स्ट इस डायग्राम को देखो बच्चे। इस डायग्राम, ये सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि ये वेव कौन सी है?
जब भी आपने कभी वेव देखनी है बच्चे, सबसे पहले आपको क्या देखना है कि ये जो आपका टाइम पीरियड है, ये हर वेव का टाइम पीरियड आपका क्या सेम रह रहा है। यहाँ पे देखो पाई/3 था, तो पाई/3 को पाई/3 में जोड़ देंगे, हमारा कितना आ जाएगा 2 पाई/3। अगर हम पाई/3 को टाइम पीरियड को पाई/3 में जोड़ देंगे तो हाफ हाफ साइकिल कुल मिलके बच्चे बन गया 2 पाई/3। तो देखो क्या 2 पाई/3 में हमारा फुल साइकिल कंप्लीट हुआ, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद बच्चे ये वेव है जो आपकी है ना, यह कंप्लीट कहाँ पे होती है बच्चे, ये वेव यहाँ पे कंप्लीट होती है, यहाँ पे ये वेव आपकी यहाँ पे कंप्लीट होती है बच्चे, यहाँ पे कंप्लीट हुई ये वेव, ये यहाँ पे ये साइकिल जो आपका रिपीट हुआ बच्चे, जो यहाँ पे जो ये आ रहा था है ना, यहाँ पे जाके ये पाई के बाद रिपीट हुआ, ये इसके बाद दोबारा ये रिपीट हो गया। तो ये शेप कौन सी है बच्चे, देखो ऊपर भी साइकिल पूरा है, नीचे भी साइकिल पूरा है। वैल्यू जो इसकी है, जो ये वाली, ये बिल्कुल सेम है। तो ये इस तरीके से ये हमारा क्या कौन सा बच्चे बना, कौन सी वेव शेप बनी, ये वाली। जब ये पूरे का पूरा आ रहा था तो कौन सी वेव शेप बनी बच्चे, ये फुल फुल वेव स्केयर टाइप बना। तो फुल वेव स्केयर टाइप के लिए हमारे पास क्या होता था बच्चे, जो आरएमएस वैल्यू होती थी आपकी, जो आपकी आरएमएस वैल्यू होती थी वो बच्चे इक्वल होती है आपकी किसके, मैक्सिमम वैल्यू के। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी है बच्चे, यहाँ पे इसने पूछा है आरएमएस वैल्यू हमसे, तो यहाँ पे जो भी मैक्सिमम वैल्यू है वही हमारी आरएमएस वैल्यू है, तो हमारा 100 वोल्ट आंसर आ जाएगा बच्चे यहाँ से। तो इसका आंसर 100 ही है, क्योंकि ये फुल वेव स्क्वायर है, स्क्वायर वेव में आपको याद ही होगा कि कितना आया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में देखिए बच्चे, इसमें पूछा है द करंट वेव फॉर्म एज शोन इन फिगर इज अप्लाइड अक्रॉस प्योर रेजिस्टर ऑफ 10 ओम, व्हाट इज द पावर डिसिपेट। तो सबसे पहले तो आप ये चीज देखो कि पावर डिसिपेट का जो आपका फार्मूला होता है बच्चे, वो आई स्क्वायर आर होता है। तो आर की वैल्यू तो इसने गिवन दी है, आर हमारा यहाँ पे है बच्चे 10 ओम, ये तो ठीक है, ये तो गिवन है। बात रही हमारे करंट की जो पीक वैल्यू है बच्चे, ये क्या है 9। अब आपको पता है कि ये जो आपका करंट होता है बच्चे, ये वाला, ये जो आपकी पीक वैल्यू होती है, पीक वैल्यू के हिसाब से आपका कभी भी हीट पैदा नहीं होती। हीट पैदा किसके हिसाब से होती है बच्चे, आरएमएस वैल्यू के। तो हमें ये कौन सी वेव है, साटूथ वेव, तो हमें साटूथ वेव क्या हाफ वेव की आरएमएस वैल्यू देखनी है, वो कितनी होती है बच्चे, bm डिवाइड बाय √3। अगर वोल्टेज हो, अगर करंट है तो इसका क्या होगा बच्चे, im डिवाइड बाय √3 हो जाएगा ना। तो ये तो करंट है आपका, मैक्सिमम वैल्यू को डिवाइड करेंगे √3 से और मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो देखो कितना आ जाएगा। आई एम हमारा पी की वैल्यू हमारी कितनी है बच्चे 9, नीचे आ जाएगा आपका, अगर इसका स्केयर भी हम साथ ही साथ खोल दें तो नीचे आ जाएगा आपका √3। ठीक है बच्चे, इसका करेंगे हम स्केयर और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 10 से। 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया 270 वाट आ जाएगा बच्चे हमारा, यहाँ पे ये वाला हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें इसमें क्या याद रखना कि इस वेव की जो हमें जो हीट पैदा करने वाली जो इसमें जो इफेक्टिवनेस होती है, वो आपकी कौन सी होती है बच्चे, वो आपकी आरएमएस वैल्यू ही होती है। हमें आरएमएस वैल्यू याद करनी है बस। ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है एसएससी जेई में, ये नेक्स्ट वाला, ये जो वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये वाला, ये एसएससी जेई में कई बार आ चुका है। इस क्वेश्चन को अपने आप करना है आपको, वैसे इसमें भी वही आ जाएगा बच्चे। 10 है आपका, कितना आ जाएगा, सेम ही क्वेश्चन है ना। ये 94 में, यूपीएससी 94 में आया हुआ है, और ये वाला यूपीएससी देखो रिपीट, यूपीएससी में भी रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, देखो बच्चे ये आपका 2009 में आया हुआ है आईईएस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन में इसने पूछा है बच्चे, हमें इस ट्रायंगुलर वेव की हाफ, वैसे इसने ट्रायंगुलर लिखा है, चाहे ट्रायंगुलर लिख दे चाहे बच्चे, चाहे इसको क्या बोले, साटूथ बोले, एक ही बात है। अगर इस साटूथ बोले, वैसे ट्रायंगुलर वेव की जो शेप होती है वो इस तरीके से होती है, ये इस तरीके से नहीं थी, पर फिर भी उसकी दोनों की वैल्यू तो हमने देख ही ली, आरएमएस और एवरेज वो सेम ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा बच्चे, आरएमएस वैल्यू का कितना आ जाएगा, आरएमएस वैल्यू पूछी है इसने हाफ की, तो वो क्या आएगी बच्चे 1 डिवाइड बाय √6 आएगी। ठीक है, ये वाला, ये पहला आंसर आपका सही है। क्लियर हुई। अगर एवरेज वैल्यू पूछता, याद है आपको एवरेज वैल्यू क्या थी हाफ की, कितनी थी बच्चे, वीएम डिवाइड बाय 4, और फुल की कितनी थी, वीएम डिवाइड बाय 2। ठीक है, इस तरीके से आपको याद कर लेना है। इस क्वेश्चन को देखो बच्चे, ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन में, इसमें क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है देखो बच्चे, आपको ऑफसेट वैल्यू बताई थी ना पिछली वीडियो में हमने निकालनी, यहाँ पे देखो ये डीसी ऑफसेट वैल्यू है, इसके साथ एक ये है वेव, और इसके साथ एक तीसरी वेव है। जब हमें 3 वेव्स इकट्ठी करके दे दे, देखो इसका जो था, इसका साइन 3 थीटा था,
जब इसका 3 थीटा लिखा हुआ बच्चे, ये थर्ड हार्मोनिक्स होता है आपका, थर्ड हार्मोनिक्स बोलते हैं, ये आपका फिफ्थ हार्मोनिक्स है। तो हार्मोनिक्स के केस में हम किस तरीके से जोड़ते हैं, हमें क्या करना है बच्चे, इन सभी की, इसकी एक वैल्यू, दूसरी वैल्यू और तीसरी, इन सभी जो ये जो हमें मैक्सिमम वैल्यू दी गई है, तो इनको हमें निकाल लेना है इसकी आरएमएस। और आरएमएस जब भी हम जोड़ेंगे बच्चे, वो किस तरीके से हम रूट में जोड़ेंगे, ठीक है, ये रूट डालकर इसमें जोड़ेंगे, क्योंकि अब डीसी, ये डीसी वैल्यू है, तो डीसी को तो इसी तरीके से स्केयर कर देंगे, सीधा 4 का स्केयर कर देंगे बच्चे, इसका तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लस इसकी रूट, इस ये जो वैल्यू है इसका हम आरएमएस निकालेंगे, इसकी आरएमएस होएगी बच्चे, जो भी आपकी पी की वैल्यू है इसको डिवाइड कर देना है √2 से, और इसका आ जाएगा बच्चे यहाँ पे स्केयर, प्लस, और तीसरी आपकी है 4√2, आपका 4√2 डिवाइड बाय, हम करेंगे क्योंकि आरएमएस वैल्यू निकालनी है बच्चे √2 से, तो इसको भी हम स्केयर कर देंगे। अगर यहाँ पे दिया होता है आपको बच्चे क्या, एवरेज वैल्यू पूछी होती, तो हम क्या करते, 2 VM डिवाइड बाय पाई, इसको सारे को 2 से मल्टीप्लाई करते और पाई से डिवाइड करते। अब देखो जब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चे, आ जाएगा हमारा ये रूट में आ जाएगा, रूट में आ गया बच्चे 36, तो ये इक्वल होता है बच्चे 6 के। तो हमारा पास जो आंसर आ गया बच्चे, वो ये आ गया 6 एम्पेयर, तो ये आपका आंसर सही है। ठीक है बच्चे, देखिए बच्चे इस क्वेश्चन में इसने कहा है, in figure 11.23 the wave that will produce maximum heat under similar condition, तो इन चारों वेव में कौन सी वेव जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम हीट पैदा करेगी। तो हीट पैदा करने के लिए हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है बच्चे कि हीट के लिए हमारे पास आरएमएस वैल्यू जो होगी वो सबसे ज्यादा होनी चाहिए वेव की। तो इन चारों वेव में से इसकी होती है बच्चे सिर्फ 70%, है ना, या फिर कह लो वीएम डिवाइड बाय √2, इसकी थी बच्चे वीएम डिवाइड बाय √3, और इसकी थी बच्चे वीएम डिवाइड बाय √3, और इसकी क्या थी, इसकी वीएम थी। तो सबसे ज्यादा जो आरएमएस वैल्यू है वो साफ दिख रही है हमें, किसकी है बच्चे, इस वेव की है। तो ऑब्वियसली यही वेव है जो सबसे ज्यादा हीट पैदा करेगी, डीसी में सबसे ज्यादा हीट पैदा होती है, तो आरएमएस वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी, स्केयर वेव आंसर आ जाएगा बच्चे इसका। ठीक है, क्योंकि बाकी जो है उसकी जो आरएमएस वैल्यू है वो कम हो जाएगी, तो आरएमएस वैल्यू कम होगी तो हीट तो अपने आप कम हो जाएगी। और अगला देखो, डैश वेव विल हैव द हाईएस्ट हाफ साइकिल एवरेज, हाईएस्ट हाफ साइकिल एवरेज वैल्यू, हाफ साइकिल की सबसे ज्यादा एवरेज वैल्यू किसकी होगी। आपको पता है हाफ साइकिल में भी चाहे कुछ भी हो बच्चे, हाफ साइकिल में भी सबसे ज्यादा एवरेज वैल्यू इसी की होगी, हाईएस्ट हाफ साइकिल एवरेज वैल्यू, तो वो ये भी स्केयर वेव की ही होगी। ठीक है बच्चे, तो ये जो क्वेश्चन है बच्चे, देखो सबसे पहले तो ये वाला जो क्वेश्चन है, एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, वैसे तो एवरेज वैल्यू इसकी निकालने के लिए बच्चे हमें इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। आप सिर्फ ये दो क्वेश्चन मैं आपको स्पेशली बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन इसलिए मैं यहाँ पे लिया है कि इनको आपको क्रैम करना है। ठीक है, क्रैम का की पूरी इंटीग्रेशन सीखने से अच्छा है आप क्रैम कर लो। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चे, ये जो आपकी साइन स्क्वायर थीटा, ये जो उसका है, इसकी जो आपकी होती है, इसका बच्चे आपको याद करना है कि इसकी जो एवरेज वैल्यू होती है VM/2 होती है बच्चे। ठीक है, VM/2 होती है, साइन स्क्वायर थीटा की जो होती है आपकी VM/2, और इसकी जो होगी एवरेज वैल्यू ऑफ साइन थीटा ओवर ए कंप्लीट साइकिल, क्योंकि जितनी आपकी पॉजिटिव में है बच्चे साइकिल आपका, उतना ही आपका नेगेटिव में है। अगर इनकी मैं एवरेज वैल्यूज को जोड़ूं, ये पॉजिटिव में जितनी भी आएंगी है ना, उतनी ही आपकी नेगेटिव में आएंगी। तो अगर मैं पूरे कंप्लीट साइकिल में करके देखूं एक किसी साइंस के साइन वेव के, तो उसकी बच्चे हमेशा 0 आती है। अब आप पूछोगे कि हमारी साइन वेव की तो आती थी 2VM/पाई, है ना, जो आपकी साइन वेव होती थी, उसकी तो 2VM/, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेट की जाती है बच्चे हाफ के लिए, फुल के लिए कभी कैलकुलेट नहीं की जाती। ठीक है, चलो थैंक यू बच्चे, थैंक यू वेरी मच। और इसके बाद जो भी हमारी बच्चे नेक्स्ट वीडियो है, उस वीडियो में हम आपको फेजर डायग्राम्स के बारे में बताएंगे। आज तक जिन जिन बच्चों को फेजर डायग्राम से डर लगता था, जब फेजर डायग्राम उनको नहीं आती, तो उन सभी के लिए मैं बड़े ही आसान तरीके से वीडियो बनाने वाला हूँ। आपको बड़ी आसानी से मैं आपको वो फेजर डायग्राम, साइन जैसे आपके था ना कि अगर आपको दिया गया हो, यहाँ पे दिया गया हो साइन ओमेगा टी दिया गया हो, और प्लस उसमें जोड़ना हो कॉस ओमेगा टी प्लस पाई/2, तो इस तरीके से साइन ओमेगा टी, इस तरीके से जो आपके क्वेश्चन होते हैं कि वेव्स को कैसे जोड़ा जाता है। मान लीजिए आपकी एक फेजर यहाँ पे है, एक फेजर सम यहाँ पे है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कहाँ पे होगा, ये वाला रिजल्टेंट, इसको किस तरीके से निकालते हैं, ये बच्चे हम नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे।
ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड। हमने जो है हमारा यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। तो मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि कमेंट करके जरूर बताना बच्चे वीडियो के बारे में।